बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोचें कि कोई शख्स आपको आज से 850 साल पहले बताए कि अगली सदी में एक बादशाह आएगा जिसका नाम तैमूर होगा, उसके बाद बाबर आएगा, फिर शेर शाह सूरी, फिर अंग्रेज, फिर तकसीम, फिर एक जंग होगी जो ठीक 17 दिन चलेगी। आप कहेंगे ये नामुमकिन है, लेकिन ये सब हुआ है और ये सब पहले से लिखा हुआ था। और अब उन्हीं अशार में वो सतरें भी हैं जो आज के पाकिस्तान, आज के ईरान और आज की दुनिया के बारे में है। ये इत्तफाक नहीं है, ये एक अल्लाह के वली का वो कलाम है जो सदियों से एक एक लफ्ज सच्चा साबित होता आया है। लेकिन इस पेशगोई को समझने से पहले जरूरी है कि हम आज की दुनिया को उसकी असल शक्ल में देखें, क्योंकि जब आप दोनों को साथ रखेंगे तो जो तस्वीर बनेगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अभी दुनिया की सबसे ज्यादा जेर बहस खबर यह है कि अमेरिका की आबनाए हुर्मस पर नाकाबंदी का अमली असर इंतहाई महदूद रहा है। एक्सप्रेस न्यूज, राइटर्स और AP समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी इदारों ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ 24 घंटों में 20 से ज्यादा तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज से बगैर किसी रुकावट के गुजर गए। इब्तिदा में चंद जहाजों को वापस जाना पड़ा और अमरीकी इंतजामिया ने उसे अपनी कामयाबी करार दिया, लेकिन चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जापान और दीगर बड़े ममालिक के तिजारती बेड़ों को रोकना अमली तौर पर मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उन ममालिक के साथ ताल्लुकात बराह रास्त मुतासिर होते। वाशिंगटन में तज्जियाकार अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका एक ऐसी सूरत हाल में कैसे दाखिल हुआ जिससे निकलने का रास्ता पहले से तय नहीं था। आबनाए हुर्मुज वो तंग आबी गुजरगाह है जो खलीज फारस को बहरा ओमान से मिलाती है और दुनिया की तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाकाबंदी की खबर आते ही आलमी तेल मंडियों में कीमतें हिल गईं। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये गुजरगाह तमाम ममालिक के लिए खुली है, बशर्ते कि वो ईरान की मुकर्रर करदा शराइत के तहत मामलात करें और डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में तिजारत करें। यह मौक़िफ़ ईरान को एक अखलाकी बुनियाद फराहम करता है जो अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि ये गुजरगाह पहले खुली थी और इसे फौजी मदाखलत ने मुतासिर किया। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो बहरा अहमर को भी मुतासिर किया जा सकता है। बहरा अहमर वो आबी रास्ता है जो बाबुल मंदब से नहर सुइस तक जाता है और यही वो सबसे छोटा रास्ता है जो यूरोप और एशिया को तिजारती एतबार से जोड़ता है। यमन में मौजूद हौसी अफवाज उस इलाके में उस मकाम पर तैनात हैं जहाँ से इस गुजरगाह को मुतासिर किया जा सकता है और गुज़िश्ता महीनों में उन्होंने ये सलाहियत अमली तौर पर भी जाहिर की। ईरानी सदर ने अपने एक बाज़ाब्ता बयान में कहा कि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी और ईरानी कौम ऐसा कभी कबूल नहीं करेगी। इस पस मंज़र में चीन ने एक अहम कानून मंजूर किया है जिसके तहत चीन के खिलाफ इक़दामात में मुलव्विस गैर मुल्की अफराद, कंपनियों और इदारों की एक खुसूसी फहरिस्त तैयार की जाएगी और उन पर मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां आयद की जाएंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 6 हफ्तों की खामोशी के बाद पहली बार जाती बयान दिया, जिसमें कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून का मौजूदा निज़ाम दबाव में है और ये सूरत हाल मजीद पेचीदगी की तरफ जा रही है। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि मई में उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है और इससे पहले चीन का ये मौक़िफ़ इख्तियार करना एक वाज़ेह सिफारती पैगाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में ये तासुर देने की कोशिश की कि चीन आबनाए हुर्मुज खुलवाने की कोशिश का हामी है और चीनी सदर उन्हें गले लगाने के मुंतज़िर हैं। चीन की तरफ से ऐसी कोई तस्दीक नहीं आई, बल्कि चीन का मौक़िफ़ ये रहा है कि ईरान के साथ अपने तिजारती मुआहदे हैं और चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज से बिला रुकावट आते जाते रहते हैं। ट्रंप अक्सर ऐसा एक तरफा बयानिया बनाते हैं जिसकी दूसरी तरफ से तस्दीक नहीं आती और ये इसकी एक और मिसाल थी। अब इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार समझना जरूरी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले दौर के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए और अब वाशिंगटन पोस्ट और AP समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्हाइट हाउस टीम की इस सिफारिश को मुस्तरद कर दिया है कि दूसरा दौर जेनेवा में हो। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होने चाहिए। इस फैसले की वजह दोहरी है। अमेरिका के नुक्ते नज़र से पाकिस्तानी अस्करी क़यादत पर ट्रंप इंतजामिया का एतमाद है और वो उन्हें ईरान से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए एक काबिल भरोसा राब्तेकार समझती है। ईरान के नुक्ते नज़र से पाकिस्तान इसलिए काबिल कबूल है क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन फराहम करने से इनकार किया था। अगरचे ईरान ये भी जानता है कि गैस पाइपलाइन मंसूबा अमरीकी दबाव की वजह से अधूरा रहा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान दोनों फरीकों के लिए एक काबिल कबूल मकाम है। JD वेंस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान को 20 साल की ज़ीरो अफजूदगी की पेशकश की, जिसके जवाब में ईरान ने 5 साल की पेशकश की। अब ट्रंप ने इस पेशकश से खुद को अलग कर लिया है। 2015 के JCPOA में ईरान ने 15 साल का वक्फा कबूल किया था जिसमें महदूद अफजूदगी की इजाज़त थी। ओबामा दौर के मुज़ाकरात कार रॉबर्ट मेले का कहना है कि ये काबिल जिक्र पेशरफ्त है अगर ट्रंप इसे समझ सकें।
असल रुकावट पाबंदियों का खात्मा है। ईरान का कोरिया और कतर में फंसे अरबों डॉलर्स के फंड्स की वापसी भी दरकार है और पाबंदियों से अमली रिलीफ मिलने में भी कई साल लग सकते हैं। यूरोप में भी तब्दीली वाज़ेह है। स्पेन के वजीर आजम ने अपने 4 रोज़ा चीन दौरे के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त दुनिया में मशरिक़ वुस्ता के बहरान का हल निकालने की सलाहियत रखने वाला सबसे बड़ा फरीक चीन है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, आयरलैंड और फिनलैंड की क़यादत सभी बीजिंग का रुख कर चुके हैं। दहाइयों से ये तासुर रहा है कि दुनिया के मसाइल का हल वाशिंगटन में है, लेकिन यूरोपीय क़यादत का यह बदलता हुआ रुझान इस तासुर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इसराइल के साथ 2006 से चला आने वाला दिफाई मुआहदा तजदीद करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत इसराइल के लिए जाने वाला साजो सामान अतालवी बंदरगाहों से गुजरता था। स्पेन और इटली दोनों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस में शामिल अमरीकी जंगी तैयारों को अपने अड्डों से उड़ान भरने की इजाज़त देने से इनकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अतालवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए मेलोनी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये वही मेलोनी है जिनकी वो पहले खुलकर तारीफ करते थे। ये तर्जमल पाकिस्तान को भी आईना दिखाता है कि जब किसी की ज़रूरत ना रहे तो रिश्ते कैसे बदलते हैं। ताइवान की अपोजिशन जमात कोमिंगतांग की कायद ने चीनी सदर से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का फ्रेमवर्क रखने की कोशिश की। अमरीका कई दहाइयों से ये तासुर देता आया है कि चीन का ताइवान के साथ तनाज़ा फौजी महाजराई की तरफ जा रहा है, जबकि अमली तौर पर चीन सिफारती और सियासी रास्ता इख्तियार करता नजर आता है। ये भी अमरीकी खारजा पॉलिसी के बयानिए पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अब पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल पर आते हैं, जो इन तमाम बैनुल-अक़वामी हालात से जुदा नहीं है, बल्कि इनसे बराह रास्त जुड़ी हुई है। मोहम्मद जुबैर साहब की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदाद व शुमार बयान किए गए, माहिरीन मईशत और IMF की रिपोर्टों से उनकी तस्दीक होती है। 4 सालों में मुल्क की ज़र मुबादला में कोई काबिल ज़िक्र इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में जो ज़खायर मौजूद हैं वो दोस्त ममालिक का वदियत शुदा सरमाया है। जब UAE ने अपने पैसे वापस मांगे तो सऊदी अरब से $3 अरब का नया इंतजाम किया गया। अगर किसी भी लम्हे सऊदी अरब या चीन ने अपना सरमाया वापस मांग लिया तो मुल्क 1 हफ्ते के अंदर डिफॉल्ट कर सकता है। ये सिर्फ अपोजिशन का बयानिया नहीं, ये वो तल्ख हकीकत है जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की रिपोर्टों में भी मौजूद है। सितंबर 2023 में आर्मी चीफ ने कराची और लाहौर के 5-5 घंटे के इजलासों में सऊदी अरब से $25 अरब सरमायाकारी लाने के दावे किए थे, करप्शन खत्म करने और स्मगलिंग बंद करने के वादे किए थे और मईशत बचाओ मिशन खुद अपने कंट्रोल में लिया था। आज उसी दौर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कारोबारी हजरात से गुजारिश कर रहे हैं कि कम अज कम 30% सरमाया वापस ले आएं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल में $100 अरब से ज्यादा बाहर जा चुके हैं। ये तजाद आदाद शुमार खुद बयान करते हैं और किसी तबसरे का मोहताज नहीं। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि पाकिस्तान की मईशत आज कहाँ खड़ी है और इसका आलमी हालात से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान का कुल कर्जा आज इतना बढ़ चुका है कि हर पाकिस्तानी शहरी औसतन 2 लाख रुपए से ज्यादा का मकरूज है और ये कर्जा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। रुपए की कदर गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिल आम घरानों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क जाने के लिए बेताब है, क्योंकि उन्हें अपने मुल्क में मुस्तकबिल नजर नहीं आता। ये वो ज़मीनी हकायक हैं जिसे किसी भी तज्ज़िये में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को समझना भी ज़रूरी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपने इलाकाई मफादात के तनाजुर में देखा है। जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग हुई तो पाकिस्तान अमेरिका का सबसे करीबी तहादी बन गया। जब वो जंग खत्म हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रेसलर तरमीम के तहत पाबंदियों में जकड़ दिया। फिर 9/11 के बाद दोबारा पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी और रिश्ता बहाल हुआ। जब अफगानिस्तान से अमरीकी फौज निकल गई तो फिर पाकिस्तान की अहमियत कम हो गई। आज ईरान के मामले में पाकिस्तान की ज़रूरत है तो फिर रिश्ता गर्म हो गया है। ये एक चक्कर है जो दहाइयों से चल रहा है और पाकिस्तानी अवाम हर बार इस चक्कर में पिसते रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक मुख्तलिफ नौइयत का है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी एक बड़ा मंसूबा है, लेकिन इसके फ़वाइद और नुकसानात पर भी खुलकर बात होनी चाहिए। इस मंसूबे के तहत जो कर्जे लिए गए उन्हें वापस करना भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। चीन के साथ ताल्लुक मजबूत है, लेकिन ये बिरादरी का ताल्लुक नहीं बल्कि मफादात का ताल्लुक है और हर मुल्क अपने मफादात के लिए काम करता है। इस हकीकत को समझते हुए पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। ईरान की सूरत हाल को भी एक और जाविये से देखना जरूरी है। ईरान एक ऐसी कौम है जिसने 40 साल से जायद अरसे से अमरीकी पाबंदियों के बावजूद अपनी रियासत को चलाया है, अपनी फौज को मजबूत रखा है और अपनी खारजा पॉलिसी खुद तय की है। ये कोई छोटी बात नहीं। दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जिन्होंने इतने बड़े दबाव के सामने अपनी आज़ादाना पॉलिसी बरकरार रखी हो। ईरान से इत्तफाक या इख्तिलाफ अलग बात है, लेकिन यह हकीकत तस्लीम करनी होगी कि ईरान ने अपनी कौमी खुदमुख्तारी के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है और आज वो मुज़ाकरात की मेज़ पर उसी मजबूत मौक़िफ़ के साथ बैठा है।
अब एक अहम सवाल ये भी है कि इन तमाम बैनुल-अक़वामी तब्दीलियों का पाकिस्तान के आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। जब आपना हुर्मुज़ में तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा होता है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो पाकिस्तान की बरामदात के नर्ख मुतासिर होते हैं। जब आलमी ग़ज़ाई अजनास महंगी होती हैं तो पाकिस्तान में आटा, चीनी और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यानी दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली तब्दीली पाकिस्तान के उस गरीब आदमी तक पहुंचती है जो सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जताने की फिक्र में होता है। यही वजह है कि दुनिया के हालात को समझना सिर्फ पॉलिसी साजों का काम नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी की ज़रूरत है। सरमायाकार अपना सरमाया वहां लगाते हैं जहां सियासी इस्तेहकाम हो, कानून की हुक्मरानी हो और फैसला साजी का निज़ाम काबिल पेश गोई हो। दहशतगर्दी का चैलेंज अलग है, मौसमियाती तब्दीली से हर साल सैलाब आते हैं, अदालतों से इंसाफ के लिए अक्सर गैर रस्मी ज़राए की ज़रूरत पड़ती है। ये साख्ती मसाइल हैं जिनका हल किसी एक अपील से नहीं निकलता। जब तक इन बुनियादी मसाइल को नहीं सुलझाया जाता सरमायाकारी की अपीलें महदूद असर रखेंगी और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में जब भी किसी बैरूनी ताकत के साथ खुसूसी ताल्लुक कायम हुआ, इक़्तिदार में बैठे लोगों को कुछ न कुछ मिला, लेकिन आम पाकिस्तानी को बहुत कम मिला। अयूब खान के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में, मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप हर शख्स और इदारे को अपनी मफादात के तनाजुर में देखते हैं। एक ज़माने में इमरान खान भी उनके ख़ास दोस्त थे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तारीफ होती थी, फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन आज वही इमरान खान जेल में है। उनकी एक आंख की बसारत भी कम हो रही है। उनकी बहनें अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तार हुईं और ट्रंप ने कभी उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत ईरान के साथ डील है और इसके लिए मौजूदा क़यादत का ताउन दरकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वो अमली इक़दामात सामने नहीं आए जिनकी तवक्को थी। ड्रोन हमले नहीं रुके, निज़ाम के खिलाफ कोई बड़ा अमली चैलेंज खड़ा नहीं हो सका और 50 दिनों से सियासी सरगर्मी भी महदूद रही। इमरान खान की आंख का मामला, उनके ख़ानदान पर होने वाला जबर, ये सब उसी कदर मामूल बन गया है कि लोग इस पर वो रद्द-ए-अमल नहीं दिखाते जो होना चाहिए। अगर इसका 10वां हिस्सा भी किसी दूसरी जमात के कायद के साथ होता तो पार्लियामेंट में शोर मच जाता। कानून की हुक्मरानी का कमज़ोर होना सिर्फ किसी एक जमात का नुकसान नहीं, ये पूरी कौम का नुकसान है। जब ये निज़ाम कमज़ोर होता है तो उससे हर शहरी मुतासिर होता है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, पीपल्स पार्टी का हामी हो, मुस्लिम लीग का वोटर हो, तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या किसी भी जमात से ना हो, एक घरेलू खातून हो या एक ट्रक ड्राइवर। कानून के बगैर सबकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ये बात समझने की ज़रूरत है और यहीं वो बुजुर्ग याद आते हैं जिन्होंने 850 साल पहले ये सब कुछ लिख दिया था। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ईरान के सूबा किरमान के शहर माहान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके कसीदे में तकरीबन 2000 अशार बताए जाते हैं, जिनमें से 300 के करीब हम तक पहुंच सके। उन्होंने कलाम के आगाज़ में खुद फरमाया कि ये बातें मैं इल्म नजूम से नहीं कह रहा बल्कि ज़ाते बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। हदीस मुबारका में है कि मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय उस रसूल के जिसे वो पसंद फरमाए। औलिया किराम को जो इल्म मिलता है वो उसी इलाही फजल का एक परतौ है। यही वो बुनियाद है जिस पर सदियों से उनके कलाम को परखा गया और हर बार सच्चा पाया गया। उन्होंने फरमाया कि मुसलमानों के रहनुमा जाहिर में तो अपनी कौम के साथ होंगे, लेकिन दरअसल दुश्मनों के मफादात को तरजीह देंगे। चोरों और डाकुओं के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, नेक काम की तलकीन दुनिया से छुप जाएगी, जबकि धोखाबाजी और फरेब को हुकूमत का नाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी फरमाया कि मशरिक और मगरिब में हर तरफ रियाकारी रवाज पाएगी और ख़ास व आम के लिए फ़स्क़ फुजूर मंजूर खातिर होगा। आज के पाकिस्तान में जहां 100 अरब डॉलर 3 साल में बाहर जा चुके हैं और बंद कमरों में फैसले होते हैं, ये सतरें हर बाशऊर शहरी को सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने तुर्की, चीन और ईरान के मिलकर एक तरफ होने का जिक्र किया। चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित और तिब्बत के इलाकों का जिक्र किया जहां से आज पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी गुजरती है, और पहाड़ों और जंगलों से उठने वालों का जिक्र किया जो आज के हौसियों की शक्ल में दुनिया के सामने है। ये सब पेशगोइयां अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनका सबसे अहम पैगाम मुश्किलात की खबर नहीं बल्कि रोशनी की बशारत है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला का फजल पाकिस्तान के मुसलमानों पर होगा, मुल्क का पासबान जाहिर होगा और दीन की हिमायत करने वाला आएगा। आखिर में उन्होंने खुद अपने आप से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ नेमतुल्लाह शाह, खामोश हो जा, रब के राजों को जाहिर ना कर। यानी उन्होंने इतना कहा जितना कहना था और बाकी का फैसला हमारे आमाल और अल्लाह की मईशत पर छोड़ दिया। और अब इन तमाम बातों को यकजा रखकर देखें तो एक बुनियादी सवाल उभरता है, पाकिस्तान इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है, क्या इससे पाकिस्तानी अवाम को कुछ मिलेगा या सिर्फ चंद अफराद के मफादात पूरे होंगे? ये सवाल न सियासी है न जमाती, ये कौमी सवाल है जो हर शहरी को खुद से पूछना चाहिए।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह किसी कौम का हाल तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपना हाल बदलने का इरादा ना करे। पाकिस्तान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तैमूर आया और गया, अंग्रेज आए और गए, 1947 की तकसीम हुई और फिर भी पाकिस्तान कायम रहा। 1971 का हादसा हुआ, फिर भी ये मुल्क खड़ा रहा। अल्लाह के वली ने इस मुल्क को ख़त्म होते नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने मुश्किलात के बाद अल्लाह के फजल की बशारत दी थी। लेकिन वो बशारत तमाशाइयों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, सवाल पूछते हैं और जुल्म पर खामोश नहीं रहते। 850 साल पहले एक अल्लाह के वली ने आज की ये कहानी लिखी थी। अब आप पर है कि आने वाली नस्लें इस कहानी का कौन सा बाब पढ़ें और याद रखें कि तारीख उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने कुछ किया, न उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ देखा और खामोश रहे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हिसाब का दिन आएगा तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमने अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी फजा किस कदर पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी से मौजूदा क़यादत की पोजीशन मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी आज़ादियाँ महदूद हैं, मीडिया पर पाबंदियां हैं और अपोजिशन को निज़ाम हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने में अमली रुकावटों का सामना है। इमरान खान की बहनों का अडियाला जेल के बाहर पहुंचना और फिर गिरफ्तार होना इस बात की अलामत है कि सियासी जिद्दोजहद अभी जारी है और उसमें बहुत बड़ी ज़ाती कुर्बानियां दी जा रही हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो उम्मीदें लगाई थीं वो अभी जिंदा हैं, लेकिन मायूसी भी बढ़ रही है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तय है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आने वाले महीनों में मजीद बदलेगा। अब अगर हम इन तमाम दाखिली और खारजी हालात को एक साथ रख कर देखें तो एक बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के एक नहायत अहम मोड़ पर खड़ा है। आलमी ताकतों का तवाजुन बदल रहा है। अमरीकी एकतरफा बालादस्ती को चैलेंज हो रहा है। चीन एक नई आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। यूरोप अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। और इस सारे बदलते निज़ाम में पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी को ढूंढना होगा। यहाँ एक और अहम पहलू का जिक्र जरूरी है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का किरदार। पाकिस्तान में आज तकरीबन 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। ये वो नस्ल है जो सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ती है, जो दुनिया से जुड़ी हुई है, जो अपने मुल्क के हालात देखकर परेशान है लेकिन बेहतरी की उम्मीद भी रखती है। अगर इस नस्ल को मुनासिब मौक़े मिलें, अगर तालीम का मेयार बेहतर हो, अगर कारोबार करने का माहौल साजगार हो, अगर हुनर और काबिलियत को पहचाना जाए तो यही नस्ल पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि हर साल लाखों तालीम याफ्ता नौजवान बैरून मुल्क चले जाते हैं और उनकी सलाहियतें पाकिस्तान के बजाय दूसरे ममालिक के काम आती हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसका जिक्र तो होता है, लेकिन उसका हल निकालने के लिए संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। इलाकाई सतह पर भी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी भी कशीदा हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बराह रास्त मुतासिर करती है। ईरान के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। इन तमाम इलाकाई चैलेंजों से निमटने के लिए पाकिस्तान को एक वाज़ेह मुस्तकिल और कौमी मफादात पर मबनी खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है जो हर चंद साल बाद बदलती ना रहे। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी उसकी दाखिली इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताकत पर मुनहसिर होती है, और जब तक पाकिस्तान का घर अंदर से मजबूत नहीं होगा, बाहर की दुनिया में उसकी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इन तमाम हालात में एक बात जो सबसे ज़्यादा उम्मीद देती है वो ये कि पाकिस्तानी अवाम का शऊर बढ़ रहा है। लोग सवाल पूछने लगे हैं, मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाने लगे हैं और ये समझने लगे हैं कि उनके मुल्क के मसाइल का हल बाहर से नहीं आएगा बल्कि उन्हें खुद मिलकर ये रास्ता निकालना होगा। ये बेदारी ही का वो पहला कदम है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया कि अल्लाह किसी कौम का हाल तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपना हाल बदलने का इरादा ना करे। आखिर में ये भी कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ये मुल्क अपने वजूद के 70 साल में बहुत से बड़े बहरानों से गुजर चुका है और हर बार खड़ा हुआ है। इस कौम में सलाहियत भी है और जज्बा भी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ये सलाहियत और ये जज्बा सही समत में इस्तेमाल हो।